अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन को चेंज करने से किस तरह से उस सेंटेंस के जो मानी है, वो मफहूम है उसका, वो बदल जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले गौर करेंगे इन दो सेंटेंसेस के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं अभी अपने लेक्चर को। द गर्ल इज माई स्टूडेंट हु वॉन द गोल्ड मेडल। लड़की मेरी स्टूडेंट है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर इसकी एस्थेटिक वैल्यू में जाएं, इसकी क्वालिटी के ऊपर गौर करें, तो ये अगर इसके एक्सप्रेशन के ऊपर जाएं तो ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो गलत है। ठीक है, इस लिहाज से ये सेंटेंस जो है ये ठीक नहीं है। तो ठीक सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इज माई स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, इस रिलेटिव प्रोनाउन को गर्ल के साथ ले गए। इस रिलेटिव क्लॉज जो है पहले सेंटेंस में आखिर में है, इस सेंटेंस में वो स्टार्ट में चली गई है। ऐसा हमने क्यों किया है, उसकी एक वजह है। देखें, एक रूल है पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से, और एक ही रूल है, बस आपने इसको ध्यान में रखना है। तो पोजीशन के हवाले से आपका जो सेंटेंस है वो फिर कभी गलत नहीं होगा जी। तो वो रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन should be placed as near as possible to its antecedent। जी, जो आपका relative pronoun है वो जिस कदर हो सके आपने उसे एंटीसीडेंट के करीब लेकर जाना है। यानी अगर आपका एक सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका एंटीसीडेंट के पास जाने की गुंजाइश है, तो आप उसको यूज करें, उस गुंजाइश को उसको लेकर जाएं। यानी मैक्सिमम जितना करीब आप रिलेटिव प्रोनाउन को कर सकते हैं एंटीसीडेंट के, आपने उसको इतना करीब करना है। A change in this arrangement may change the meaning of the sentence as। जी, जब आप इस अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग यानी उसका मफहूम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो किस्सा मुझसे ये है कि जो पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन है कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अंदर कौन सी पोजीशन पे रखना है, कहाँ पे इसको आपने इसको प्लेसमेंट देनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो उसका एक ही प्रिंसिपल है, एक ही ट्रिक है, एक ही रूल है, वो ये है कि जिस कदर हो सके आप रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के करीब रखें। बस इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो पोजीशन वाइज जो है यानी रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन वाइज आपका सेंटेंस ठीक होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, जैसे ही आप रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन को चेंज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस का मीनिंग यानी कि जो मैसेज है वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखेंगे, तो ये बातें जो हैं, ये जो आपको मैंने पॉइंट्स आपसे ये डिस्कस किए, ये आपको क्लियर होते चले जाएंगे जी। तो देखते हैं जी, ये फर्स्ट सेंटेंस, द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इज द सिस्टर ऑफ माई स्टूडेंट अली। जी, लड़की जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो मेरे स्टूडेंट अली की बहन है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें इसी तरह का सेंटेंस है, सेम यही सेंटेंस है, इसकी जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, उसको हमने बदला है। तो वो देखेंगे क्या बन जाता है, द गर्ल इज द सिस्टर ऑफ माई स्टूडेंट अली हु वॉन द गोल्ड मेडल। जी, अब हमने क्या किया कि जो रिलेटिव क्लॉज है हु वॉन द गोल्ड मेडल, इसको आखिर में ले गए। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये अरेंजमेंट चेंज की है रिलेटिव क्लॉज की, या रिलेटिव प्रोनाउन को हम आखिर में लेकर गए हैं। तो क्या हुआ है, अब मैसेज चेंज हो गया है। पहले वाला सेंटेंस है उसमें हमें समझ आ रही है कि जो गोल्ड मेडल है वो लड़की ने जीता है, और वो मेरे स्टूडेंट अली की बहन है जिस लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड सेंटेंस में जो है वो ये बात समझ में आ रही है कि लड़की जो है वो मेरे स्टूडेंट अली की बहन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि सेकंड सेंटेंस में ऐसे लग रहा है कि गोल्ड मेडल जो है वो लड़की ने नहीं, अली ने जीता है। तो अब आप देख सकते हैं कि रिलेटिव क्लॉज की या रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन को चेंज करने से, अरेंजमेंट को चेंज करने से जो आपका सेंटेंस है उसका मैसेज बिल्कुल ही चेंज हो गया, उसका मफहूम बिल्कुल ही बदल गया है। तो प्रिंसिपल क्या है कि हमने एंटीसीडेंट को हमने रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के करीब में रखना है। तो अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु। तो हु किसको रिलेट कर रहा है, अली को रिलेट नहीं कर रहा,
लड़की को रिलेट कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट गर्ल है, तो लिहाजा हम इसको इसके करीब रखेंगे जहां तक हो सके। तो ऊपर वाला सेंटेंस हमारा ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि ये हमें क्लियर मफहूम नहीं दे रहा। क्योंकि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि गोल्ड मेडल लड़की ने जीता है। तो जब ये मैसेज देना है तो फिर हमने रिलेटिव क्लॉज को, रिलेटिव प्रोनाउन को गर्ल के करीब रखना है। अगर पीछे ले जाएंगे तो मैसेज चेंज हो जाता है जी। इसी तरह की और एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव चेक्ड अहमद्स पेपर्स हु इज माई स्टूडेंट। मैंने अहमद के पेपर चेक किए हैं जो कि मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर इसके एक्सप्रेशन में जाएं तो ये सेंटेंस गलत है। क्वालिटी को देखें, इसकी स्टैटिक वैल्यू को देखें तो ये सेंटेंस गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास गुंजाइश है कि हम ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको इसके एंटीसीडेंट के मजीद पास लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, ये किसको रिफर कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है? पेपर्स को रिलेट नहीं कर रहा, ये अहमद को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने हु को अहमद के पास लेकर आना है। अब हु जो है वो अहमद के पास नहीं आ सकता, तो फिर अहमद को हु के पास ले जाएं, एंटीसीडेंट को जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पास ले जाएं। तो वो कैसे लेकर जाएंगे? अहमद पेपर्स के बजाय हम पेपर्स ऑफ अहमद करेंगे, तो ये हमारा एंटीसीडेंट और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और हमारी अरेंजमेंट ठीक हो जाएगी। और इस तरह से सेंटेंस लिखने से आई हैव चेक द पेपर्स ऑफ अहमद हु इज माई स्टूडेंट, ज्यादा क्लैरिटी शो हो रही है। बात मैसेज तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी यही जो है कन्वे हो रहा है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ज्यादा क्लैरिटी है और एक्सप्रेशन भी ये अच्छा है। और वैसे भी हमें पता है कि जब हमने पोजेशन शो करना होता है बेजान चीज का, तो अब अहमद का पेपर्स के ऊपर जो है पोजेशन शो कर रहे हैं, तो उसमें हम आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे अहमद तो जानदार चीज है, अहमद पेपर्स भी ठीक है, लेकिन पेपर्स ऑफ अहमद कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं। आई विद माई फैमिली लिव इन कराची विच कंसिस्ट ऑफ माई मदर एंड 2 ब्रदर्स। जी, अब इस सेंटेंस में क्या हमें मफहूम मिल रहा है? मैं अपनी फैमिली के साथ कराची में रहता हूं, जो कि मेरी माँ और मेरे 2 भाइयों पर मुश्तमिल है। अब लग ऐसे रहा है कि माँ और भाई जो हैं वो कराची जो है वो माँ और जो है भाइयों पर मुश्तमिल है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हम फैमिली को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि फैमिली किन किन लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें मैसेज इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे कराची जो है वो मेरी माँ और मेरे 2 भाइयों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन गलत हो गया, और उसमें गलती यही है कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट से दूर कर दिया है। अब गौर करें, यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसको रिलेट कर रहा है? ये कराची को रिलेट नहीं कर रहा, ये फैमिली को रिलेट कर रहा है, तो इसका एंटीसीडेंट फैमिली है। तो इसलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन को फैमिली के करीब लेकर आना है जितना हो सके जी। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, आई विद माई फैमिली which consists of my mother and 2 brothers live in Karachi। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब इसमें मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है कि वो बंदा कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और जो मेरी फैमिली है वो मेरी माँ और 2 भाइयों पर मुश्तमिल है और हम कराची में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की या रिलेटिव क्लॉज की अरेंजमेंट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का मैसेज मफहूम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें हमने बड़ा ख्याल रखना होता है। तो किस्सा मुझसे ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन के हवाले से आपके लिखी हुई तहरीर में आपके सेंटेंसेस में गलती ना हो, तो बस आपने यही एक सिंपल सा रूल या सिंपल सा जो ट्रिक है वो फॉलो करना है। वो ये है कि आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको जहां तक मुमकिन हो सके इसके एंटीसीडेंट के करीब रखना है। तो व्यूअर्स, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन के हवाले से आज के लेक्चर में इतना ही था। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। नए व्यूवर्स के लिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा उनके लिए। देखें व्यूवर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोनाउन की पहली काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने स्टडी किया। अब हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है।
तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता होता हूँ कि स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना आ जाए तो समझ लें उनको इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन को आपको क्लियर करवाने के लिए मुझे इसे डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा, इसी तरह मुझे इसे भी इस टॉपिक को भी कवर करने के लिए एक से ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि जितना बड़ा ये टॉपिक है एक वीडियो में कवर भी नहीं हो सकता। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा मेथडोलॉजी ये पढ़ाने की ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करवाता हूँ कवर। तो वो जब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगती, आप लेबोरियस फील नहीं करते, आपको बोझल जो है वो आप फील नहीं करते और गैर महसूस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है वो लर्निंग लैडर को आप यानी उसके ऊपर आप चढ़ते जाते हैं, आप इम्प्रूव करते जाते हैं, डेवलपमेंट आपकी होती जाती है लर्निंग की। तो रिलेटिव प्रोनाउन की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए 15 वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया है। एक वीडियो में आप जो चीज़ सीखते हैं वो अगली वीडियो में जाके आपके काम आती है और बड़े गैर महसूस तरीके से आप इजीली जो है इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो इसकी 15 वीडियोस की अगर बात करें तो पहली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि होता क्या है। सेकंड वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है स्टूडेंट से। थर्ड वीडियो के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड हुम का कंपैरिजन करवाया गया है कि हु कहाँ पे यूज होना है, हुम कहाँ पे यूज होना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दोनों के यूज में। इसके बाद फोर्थ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल बताया गया है। ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट हर एक रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि हर एक के यूज की बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए। विच के बाद जो फिफ्थ वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज समझाया गया है। सिक्स वीडियो में रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का डिफरेंस बताया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सेवंथ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट का कंपैरिजन करवाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि विच कहाँ पे यूज करना है और दैट कहाँ पे यूज करना है। तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ इन दोनों का कंपैरिजन करवाया गया है। उसके बाद जो एट्थ वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज जो है वो स्टूडेंट को समझाया गया है। नाइन्थ वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि जो वर्ड एज है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। टेंथ वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि वर्ड बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। 11th वीडियो में हमने ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन समझा है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिफरेंट सेंटेंसेस से किस तरह रिमूव कर सकते हैं। 12th वीडियो में हमने ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट को पढ़ाया कि हम रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। जो हमारी 13th वीडियो है उसके अंदर हमने ये देखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है नंबर के लिहाज से, पर्सन के लिहाज से और केस के लिहाज से किस तरह अपने एंटीसीडेंट से अग्री करता है। 14th वीडियो जो किस वक्त आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन को समझा है कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन को चेंज करने से सेंटेंस का मैसेज जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी वीडियो है इस सिलसिले में 15th वीडियो, उसमें हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे कि वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स वाली कुछ वीडियोस हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो हैं, ताकि आप इन 15th वीडियो में जो कुछ पढ़ें आप उन एक्सरसाइज को जब सॉल्व करें तो आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपकी असेसमेंट भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज जो आफ्टर ऑल प्रैक्टिस के बाद ही इंसान को आती है। तो ये तकरीबन 15 से 20 टोटल वीडियोस बन जाती हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को। अगर तो आप सिर्फ ये चीज़ सीखना चाह रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो क्या होती है एक सेंटेंस के अंदर, तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी 15 से जो 20 वीडियोस बन रही हैं इनको देखना पड़ेगा। थोड़ी हैक्टिक जॉब है, लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा है जब तक आप ये सारी वीडियोस नहीं देखेंगे आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और एक और बात, मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में, शॉर्ट सिलेबस के चक्कर में, शॉर्ट कंटेंट्स के चक्कर में या शॉर्टकट्स के चक्करों में ना पढ़ा करें, इस झांसे में ना आया करें। क्योंकि अगर आप एक स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, आप एक लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, तो उसका शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मटेरियल से ना घबराया करें कि यार ये वीडियो लंबी है या ये नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा है। जब आप शॉर्ट वीडियोज़ के चक्कर में जाते हैं तो होता क्या है कि एक वीडियो जो है वो पूरे कंटेंट्स को कवर नहीं करती, वो सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं करती।
आपको फिर एक से ज़्यादा डिफरेंट वीडियोस को देखना पड़ता है, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है, तो आपका ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे चैनल पे आप जिस टॉपिक को पकड़ेंगे इंशाल्लाह इतना कॉम्प्रिहेंसिवली वो आपको समझाया जाएगा कि आपको मजीद उसको कहीं किसी और बुक से या किसी और चैनल से उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं डिटेल में हर एक पहलू जो है वो टॉपिक का उसको कवर करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।